हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिग्रेशन। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में पार्ट वन में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस पार्ट वन में मैंने बात किया था कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन के में आपने पढ़ा कि जब भी कोई दो वेरिएबल हों उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आती है तो मतलब दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं। अगर वो 0 से लेकर +1 के बीच में आती है मतलब उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और 0 से लेकर -1 के बीच में आती है तो वो निगेटिव रिलेशनशिप। तो आज हम देखेंगे कि कोरिलेशन के बाद क्या होता है। कोरिलेशन के बाद हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो है रिग्रेशन का। अगर हमें पता चल गया कि दो वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो रिग्रेशन जो टर्म है, सबसे पहले एक स्टैटिस्टिशियन थे, उनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। उन्होंने इस टर्म को यूज किया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आसपास के कुछ ऐसे फादर्स को लिया, कुछ ऐसे लोगों को लिया जिनकी हाइट ज्यादा थी, टाल थे काफी। तो उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो उनके सन जो थे, उनके सन्स को जब उन्होंने देखा, हाइट को मेजर किया, तो देखा जितने टाल लोग थे उनके सन कंपेरेटिवली उनकी हाइट कम थी ऑन एन एवरेज। टाल फादर्स के सन की एवरेज हाइट कम थी, जबकि जितने ड्वार्फ फादर थे उनके सन की जब एवरेज हाइट ली गई तो वो थोड़ी सी उसके एवरेज से ज्यादा थी। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर में क्या होता है कि ना ही जो जो मीडियम हाइट है उसकी तरफ आती है। जो टाल थे तो उनके बच्चे क्या हो गए, नॉर्मल हाइट पे आ गए। जिनके ड्वार्फ थे उनके बच्चे उनसे थोड़े बड़े हो गए ताकि वो नॉर्मल पे रहे। तो इसी को बोलते हैं रिग्रेशन, मीन्स बैक टू नॉर्मल। अगर आप हिंदी में डिक्शनरी में चेक करेंगे तो उसमें भी वही मीनिंग उसकी निकल के आएगी, परिगमन समथिंग। तो गैल्टन ने सबसे पहले स्टडी करी इस पे और उन्होंने एक वैल्यू कैलकुलेट की, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। एक लाइन उन्होंने डिस्क्राइब किया रिलेशनशिप पे, उसी को लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। तो जो रिग्रेशन एनालिसिस है एक ऐसा मेथड है स्टैटिस्टिक्स का जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास दो वेरिएबल होंगे और एक वेरिएबल के बेसिस पर हम दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे या हम फोरकास्ट करेंगे। तो देखते हैं, हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि अब तक के मान लेते हैं कि हमारे पास एक दो वेरिएबल, चलिए हम पहले एग्जांपल के लिए लेते हैं। मान लिया एक पहला वेरिएबल है जो है रेनफॉल। तो मान लिया हमारे पास पिछले 10 सालों का डेटा रखा हुआ है। 10 सालों का जो डेटा है कि इस साल में इतनी रेनफॉल हुई थी, इस साल में इतनी रेनफॉल हुई थी। और दूसरा, उस साल में किसी पर्टिकुलर ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हुआ था। तो यहां पर देखिए दो वेरिएबल है, पहला है रेनफॉल और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रेन। तो दोनों वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल्स में अगर हमको पता चल जाए कि कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, तो अगर आने वाली ईयर का, इस ईयर का अगर हमको पता चल जाए कि कितना रेनफॉल है हुई है तो प्रोडक्शन कितना होगा हम फोरकास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के वेरिएबल है, एक है जो रेनफॉल है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो प्रोडक्शन है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रेनफॉल इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि रेनफॉल के ऊपर क्या होता है, आपका प्रोडक्शन डिपेंड करता है, वैसे वर्षा नहीं। तो रेनफॉल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और प्रोडक्शन हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो तरीके के आप रिग्रेशन, एक रिग्रेशन पढ़ सकते हैं, एक होता है सिंपल रिग्रेशन। तो सिंपल रिग्रेशन में क्या होगा, जब सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इस तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करनी है तो हम सिंपल रिग्रेशन के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक रेनफॉल, लाइक सॉइल टाइप, लाइक फर्टिलाइजर आपने कितना दिया, 3-4 हैं या उससे भी ज्यादा वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो उसको बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। अब रिग्रेशन दो तरीके का हो सकता है, जो रिलेशनशिप है वो दो तरीके की हो सकती है, जैसा हमने कोरिलेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। इससे पहले पार्ट वन में अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको बताया था कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है वैल्यू,
और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। या एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, तो उसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। और कभी ऐसा हो कि कभी कुछ अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो वैल्यू बढ़ेगी और फिर स्टैग्नेंट हो जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी, तो हम उसे बोलेंगे कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। जैसा आपको बताया एंजाइम एक्टिविटी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके वो ऑप्टिमम हो जाएगी एंजाइम एक्टिविटी। और उसके बाद जब टेम्परेचर आप बढ़ाने लगेंगे तो एंजाइम डीनेचर होने लगेगा और उसकी एक्टिविटी कम होते होते खत्म हो जाएगी। तो जब कभी सीधा रिलेशनशिप जाए तो उसे लीनियर पढ़ेंगे, और जब कभी ऐसा ना हो तो उसे बोलेंगे कर्वी लीनियर। तो रिग्रेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मतलब आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट दूसरा होगा डिपेंडेंट, और उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगी। और एक वैल्यू के बेसिस पर इंडिपेंडेंट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन जैसा हम आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, यहाँ पर जो दो वेरिएबल आपको पता है एक्स एंड वाई, तो जो वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसको हम प्रिडिक्टर वेरिएबल बोलते हैं, और जिसकी बेसिस पर करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया वेरिएबल या क्राइटेरियन वेरिएबल। जैसे आपका रेनफॉल बताया था, तो रेनफॉल हो गया आपका क्राइटेरियन वेरिएबल, क्योंकि उसके बेसिस पर हम प्रोडक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो प्रोडक्शन हो गया वो हो गया प्रिडिक्टर वेरिएबल। तो यहाँ पर हम इसको तो प्रिडिक्टर, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो प्रिडिक्टर वेरिएबल होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। दोबारा से देख लीजिए, मैंने शायद मिक्सअप किया। तो जो प्रिडिक्टर वेरिएबल हम उसको बोलेंगे जो इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम एक्स से लिखेंगे। और जो जिसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, उसको हम बोलेंगे क्राइटेरियन वेरिएबल या वाई। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें एक्स और वाई का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक साइड में एक्स की वैल्यू लिखी है, दूसरी साइड वाई की वैल्यू लिखी है। और अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ एक ग्राफ के रूप इस तरह से, तो एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी 1 है। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, देख रहे हैं। अगर हम तीसरी वैल्यू देखें तो एक्स की जब वैल्यू 3 होती है तो वाई की वैल्यू 1.3, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1.3 लिखा हुआ है। और जब x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.75, और जब x की वैल्यू है 5 तो y की वैल्यू है 2.25। तो आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल है रिलेशनशिप जो आपको दिखाई पड़ रही है ये लीनियर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, आइडियली जब वन यहाँ पर जब 1 थी वैल्यू तो यहाँ पर भी 1 वैल्यू थी, इसकी 2 थी तो यहाँ पर भी 2 थी। तो देखिए आप सीधी लाइन में बढ़ता जा रहा है, ये वैल्यू एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन आपकी जा रही है ये प्रिडिक्टेड लाइन है आपकी कि इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो ये आपकी आइडियल वैल्यू वाली इक्वेशन है, जो ये लाइन है जो हमने कैलकुलेट करी है। और आप देख सकते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है ये उससे कम ज्यादा हो रही है। ये देख रहे हैं कि जो जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की वैल्यू से आइडियल, उससे देखिए काफी यहाँ पर एरर ज्यादा है, यहाँ पर एरर थोड़ा कम है और ये काफी क्लोज है। ये और भी ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये 1 की एक्स की वैल्यू 1 है और इस एक्स की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये दो वेरिएबल के बीच, ये दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं टेक्निकली स्लोप। क्या बोलेंगे इसको, स्लोप बोलेंगे। तो ये स्लोप है। तो स्लोप ये बताता है कि हर एक यूनिट चेंज पे, एक्स की हर एक यूनिट चेंज पे वाई में कितना चेंज आता है, इसी को हम बोलते हैं स्लोप, जिसको हम बी बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2 हुई, मतलब 1 यूनिट चेंज हुआ, तो y की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, यहाँ पर पहले 1 था यहाँ पर 2 हुआ, मतलब 2 चेंज हुआ, 1 चेंज हो गया है ना। अभी तक यहाँ फिलहाल यही हुआ। तो एवरेज स्लोप हम निकालेंगे कि यहाँ पर 1 चेंज हुआ, यहाँ पर देखिए कुछ कम ज्यादा हुआ, तो एवरेज कितना होगा स्लोप, उसको एवरेज कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट, उसको हम बोलते हैं स्लोप। और जो इंटरसेप्ट है कि जो जीरो पे यहाँ पे आप जब बैक लेके आएंगे इस वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू बची हुई है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट हम इसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास दो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, पहली आपकी b और आपकी दूसरी है a,
तो आप बड़े आराम से एक इक्वेशन बना पाएंगे और उस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू हम रख दें तो हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो ये जो इक्वेशन है और रिग्रेशन, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। वो रिग्रेशन इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? तो रिग्रेशन इक्वेशन की बड़ी सिंपल सी एक फार्मूला है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पर y क्या है? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा आपको बताया था प्रोडक्शन, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस रेनफॉल। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a और b आपको कैलकुलेट करना है। अगर a और b की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाए और तो उसके बाद आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो जहां पर a है वो है आपका y इंटरसेप्ट और कांस्टेंट, और b है वो है आपका स्लोप। इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। जबकि आपको बताया कि जो b होता है इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वन डिपेंडेंट कैरेक्टर विद वन यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, दैट इज x। तो देखते हैं a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मीन, b तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और x बार मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मीन। अब b की वैल्यू क्या कैलकुलेट, b की वैल्यू बची, तो b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये कुछ आपको कोरिलेशन की याद दिला रहा होगा कि अगर कोरिलेशन जो कोफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया था तो वो भी कुछ ऐसे था, बट डिफरेंस सिर्फ इतना था, वहां पर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर था। तो यहाँ पर y माइनस वाई बार स्क्वायर नहीं है, बाकी सारा एक कोरिलेशन कोफिशिएंट जैसा ही है। और जब ये b और a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो आप ये इक्वेशन बना लेंगे और फिर उसके बाद में किसी भी x के लिए आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आखिर किसी भी x के लिए मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें आपको क्या किया गया है कि कोई एक ड्रग है, तो ड्रग मान लिया जो जो टैबलेट है, फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मुलेशन है वो टैबलेट के फॉर्म में है, तो एक टैबलेट में 1000 mg की मेडिसिन है। तो ऐसे करके 6 कंटेनर लिए हैं और 6 कंटेनर में टैबलेट रख दिए 1000 mg की। अब आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं होती, उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये जानना चाहते हैं हम कि किसी कितने पर्टिकुलर टाइम में उसमें कितना डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो जो कंटेनर्स हैं, हमने 6 कंटेनर लिए हुए हैं, तो पहला जो कंटेनर है उसको 6 महीने के बाद ओपन करते हैं, उसमें से टैबलेट निकालते हैं। तो 1000 mg टैबलेट में 1000 mg ड्रग थी, बाकी बाइंडिंग एजेंट था। उसकी जब एनालिसिस की जाती है तो पता चलता है कि 995 mg बचा है, मतलब 6 महीने में 5 mg जो ड्रग था वो खत्म हो गया है, डिग्रेड हो गया है। दूसरे टैबलेट को खोलते हैं, दूसरे कंटेनर को खोलते हैं, उसको 12 मंथ के बाद, उसमें 12 मंथ के बाद देखते हैं 984। तीसरे को बोलते हैं खोलते हैं 18 मंथ के बाद 975। चौथे को 24 मंथ में, इस 2 साल के बाद वो 960 mg बचता है। 3 सालों के बाद खोलते हैं जिस कंटेनर को, उसमें 952 बचता है। और 4 सालों के बाद जिसको ओपन करते हैं उसमें 948 mg बचता है, मीन्स 52 mg अराउंड डिग्रेड हो चुका होता है। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना हो सिंपल कि 50 मंथ के बाद, क्योंकि डेटा यहाँ कब तक कितना दिया हुआ है 948 मंथ का, और आपसे अगर पूछा जाए कि 50 मंथ के बाद उसमें कितना बचेगा, तो आप कैसे करेंगे? रिग्रेशन मतलब जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका है टाइम, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटेंट है किसका, ड्रग का। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, हमें यह पता करना होगा कि क्या टाइम और कंटेंट के बीच में कोई रिलेशन है। अगर पता चलता है कि रिलेशन है, कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वॉट एवर, अगर हमको निकल के आ जाता है कि कोरिलेशन है तो हम रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं कि क्या इनमें कोरिलेशन है। जब कोरिलेशन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, अगर हमको कोरिलेशन मिलेगा तो हम रिग्रेशन भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको। आपको अच्छे से याद होगा कि अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालें तो सिंपल सा फार्मूला आपको बताया था पहले पार्ट में, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर
समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर। अभी इससे पहले मैंने आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी बताई, तो उसमें आपको ये रूट नहीं था, नंबर वन, दो चेंजेस थे, पहला रूट नहीं था और दूसरा समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर नहीं था, बाकी सारी चीजें सेम थी। तो r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, x माइनस एक्स बार चाहिए, y माइनस वाई बार चाहिए। तो ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, तो पहले x बार हम निकाल लेते हैं। तो x बार निकालने के लिए वैल्यू मैं x यहाँ पे लिखता हूँ, y यहाँ पे लिखता हूँ। x बार निकालने के लिए मैं इन सारी वैल्यूज को जोड़ देता हूँ, 144 आता है और डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज है मेरी 6, तो आपको निकल के आ गया 24, मीन्स आपके पास x बार आ चुका है 24। आपको एक्चुअली क्या चाहिए फार्मूला में देखिएगा, आपको चाहिए x माइनस एक्स बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी x है और x बार आपका 24 है, तो 6 माइनस 24 आ गया माइनस 18, 12 माइनस 24 माइनस 12, 18 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 6, 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, 36 माइनस 12 इक्वल टू 36 माइनस 24 इक्वल टू 12 एंड 48 माइनस 24 इक्वल टू 48। आपको आपको मिल गया है x माइनस एक्स बार, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जैसा हमने y की है हमारे पास, तो हम समेशन ऑफ y करते हैं और डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो हमको y बार मिल जाएगा। तो जैसा हमने x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया था, ऐसे हम y माइनस वाई बार कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं y बार कैलकुलेट किया है मैंने 969, मीन्स 995 माइनस 969, तो आपका आ गया 26। मुझे चाहिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो मैं क्या काम करता हूँ, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाती है -468, और इन सारी वैल्यूज को मैं जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर a भी मैंने किसको मान लिया है, आप कंफ्यूज मत करना, मैं x माइनस एक्स बार को a मान लिया है और y माइनस वाई बार को b मान लिया है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर इनको ऐड कर देंगे पूरी वैल्यूज को, तो आपको मिल जाएगा -1392। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया -1392 डिवाइडेड बाई रूट। अब आपको चाहिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर x माइनस एक्स बार जो था उसको हम स्क्वायर करते हैं, तो -18 को स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, -12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 1224। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू मैंने लिख दी 1224, जबकि ऐसा ही आपने को चाहिए समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा y माइनस वाई बार आपका 26 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 676 आएगा, और इन सारी वैल्यूज को आप जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 1748। तो यहाँ पर वैल्यू रखी मैंने 1748, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू -1392 डिवाइडेड बाई 1462 -72, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -0.95। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हर, चूंकि जो वैल्यू हमने रखी है वो मंथ में रखी है, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला आर का कि यहाँ पर अगर हम आर ना भी देखें तो हम आप देख सकते हैं कि जो आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में रिलेशन कैसी आ रही है। अब ये फिलहाल रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशन ये निकल के आ रही है कि दोनों के बीच में, टाइम के बीच में और कंटेंट जो लेफ्ट है उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, निगेटिव है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कंटेंट है ड्रग का वो कम होता जाएगा, मतलब निगेटिव रिलेशनशिप है। तो क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है। तो क्या अब हम टाइम की बेसिस पर, जो अभी तक हमारे पास डेटा था, हम ये बता सकते हैं कि 50 मंथ बीतने के बाद कितना ड्रग बचेगा। तो हम सॉल्व कर सकते हैं किसके थ्रू, रिग्रेशन के थ्रू। तो आइए सॉल्व करते हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन के लिए आपको दो वैल्यू बताई थी, बी होना चाहिए आपको कैलकुलेट होना चाहिए और ए कैलकुलेट करना चाहिए आपको। तो बी पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि बी आपको ये बताया था कि एक्स की जो एक्स वेरिएबल है उसकी हर एक यूनिट चेंज होने में कितना वैल्यू चेंज होती है, उसी को हम बी बोलते हैं, उसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं बी। तो बी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। तो आपको पहले से पता है, अभी हमने इससे पहले भी वैल्यू रखी हुई थी, आप देख सकते हैं -1392, तो सेम वैल्यू रख दी। बस एक वैल्यू आपको अलग से ये भी कैलकुलेट किया हुआ है आपने, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 1224। आप देख सकते हैं यहाँ पर
हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल टू 1224। तो आप वैल्यू जैसे ही रखेंगे बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। -1392 डिवाइडेड बाई 1224 इक्वल टू -1132। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये वैल्यू अपनी निकल के आ गई कि हर एक महीने में, एवरी मंथ, हर महीने में आपका जो ड्रग का अमाउंट होगा ऑन एन एवरेज, वो चूंकि माइनस में आ रहा है, मतलब ड्रग का जो कंटेंट है वो हर महीने 1.132 mg डिग्रेड हो जाएगा। समझ आया आपको? अगर ये प्लस होता तो मतलब बढ़ जाता, माइनस आ रहा है मतलब हर महीने, जैसे एक महीना पास होगा तो हर महीने, एक महीने के अंतर पे जो ड्रग का अमाउंट है वो 1.132 कम हो जाएगा। अब हम निकालेंगे स्लोप। ये हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया था, अब हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया था, इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई बार आपने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि है 969। तो 969 माइनस बी आपने निकाल लिया, -1.132 -1.132 मल्टीप्लाइड बाई आप देख सकते हैं एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए आप, ये आपकी एक्स की बार की वैल्यू है आपकी 24। तो जब आप एक्स बार की वैल्यू रख देंगे 24, तो आप इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो 969, ये माइनस बाहर है तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, +1.32 मल्टीप्लाइड बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 996.29। तो आप देख सकते हैं आपका जो इक्वेशन है होता है वो होता है y इक्वल टू अब इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इक्वेशन जब आप रखेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 996.29 प्लस b की वैल्यू कितनी है -1.132। तो चूंकि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, लेकिन b की वैल्यू किसमें है, माइनस में है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -1.14, और x की वैल्यू आप ऐसे रखते हो। तो ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब आप ये x की वैल्यू जो चेंज करते जाएंगे उसी के हिसाब से आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, द कंटेंट ऑफ ड्रग रिमेन आफ्टर 50 मंथ। तो 50 मंथ के अगर आपको रखना है बाद में कितना कंटेंट बचेगा, तो यहाँ पर x की जगह पर रख देते हैं 50। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.14, तो आपका जो भी वैल्यू आएगी वो 996.29 में माइनस हो जाएगा और आपका वैल्यू बचेगा 939.29 mg। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया कि 50 मंथ के बाद 939.29 mg बचेगा। तो बड़ी आसानी से जब भी इस तरह से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, दोनों के बीच में रिलेशन हो, कोरिलेशन स्टैब्लिश हो जाए और सिंपल हो, जिसमें एक मींस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो आप किसी भी x की वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एस्टैब्लिश्ड बट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस कोरिलेशन में रिलेशनशिप तो बताई जा सकती है, लेकिन कुछ इस तरह से फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन लिनियर रिग्रेशन में ऐसा किया जा सकता है। ओके, कोरिलेशन सिर्फ ये बताता है कि उसके बीच में स्ट्रेंथ क्या है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन जो रिग्रेशन है वो ये बताता है कि एक के बेसिस पर हम दूसरे की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल इनमें रिलेशनशिप है कोरिलेशन और रिग्रेशन में, इसे आप पढ़ सकते हैं। और हम एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, आप इनके बेसिस पर सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। यह साइंटिस्ट ने कुछ डेटा को एग्जामिन किया है, मीन समर सी सरफेस टेम्परेचर, कुछ मीन सरफेस जो सी का सरफेस है उसका टेम्परेचर मेजर किया है किसी पर्टिकुलर मंथ में, और जहां पर 29.68 था वहां की जो ग्रोथ जो कोरल रीफ थे वहां पे जो कोरल्स थे उनकी जो ग्रोथ हुई पर ईयर वो 2.63, 29.87 जहां का था वहां पर 2.57, 30, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारा डेटा है।
तो आपको ये सेट करना है कि इनके बीच में क्या टेम्परेचर में और ग्रोथ के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है। अगर है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट करके बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या स्टैंडर्ड है। और आप ये भी कैलकुलेट करके बताइए कि अगर कहीं पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वहां के कोरल की ग्रोथ कितनी होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन समझ में आया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद।